नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2023 की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, हम सभी लोगों को पता है कि जब किसी व्यक्ति के पक्ष में एक विल वसीयत तैयार की जाती है तो वह व्यक्ति उस विल वसीयत के आधार से संपत्ति का मालिक बन जाता है। किंतु जो साल 2023 की जजमेंट आई है वहां पर यह चीज साफ तरीके से निर्धारित की है कि एक तहसीलदार जो है विल वसीयत के आधार से म्यूटेशन के अंदर किसी का नाम नहीं चढ़ा सकता। अब ऐसा क्यों कहा गया? केस के पीछे के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस क्या थे? आखिरकार कौन से कोर्ट की जजमेंट है? ये सारी चीज आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अगर दोस्तों आप लोग भी म्यूटेशन के अंदर अपना नाम चढ़वा रहे हैं, विल वसीयत के थ्रू अपने आप को ओनर मान रहे हैं, तो यह वीडियो आज आप लोगों के लिए देखना बेहद ज्यादा अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बहुत से लोगों को यही चीज नहीं पता होती कि आखिरकार म्यूटेशन कहते किसको है, म्यूटेशन कराया किस लिए जाता है। सबसे पहले यही पॉइंट आपको क्लियर कर दिया जाए। देखिए, म्यूटेशन जिसे सरल हिंदी भाषा में दाखिल खारिज कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी संपत्ति का मालिकाना हक किसी नए मालिक के पक्ष में आता है, चाहे किसी ने संपत्ति खरीद ली हो या फिर पुराने मालिक का देहांत होकर उसके बच्चों का नाम आ गया हो, तो दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन के अंदर भी नाम चढ़वाना अनिवार्य होता है। केवल संपत्ति खरीद लेने से आप संपत्ति के मालिक नहीं बनते हैं। जब तक आप म्यूटेशन के अंदर अपना नाम अपडेट नहीं कराते, तब तक गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से पुराने मालिक को ही संपत्ति का ओनर माना जाता है। जिस दिन म्यूटेशन के अंदर किसी का नाम अपडेट होता है, तब से यह कंसीडर किया जाएगा कि हां, यह नए मालिक ने पुराने मालिक से या तो संपत्ति इनहेरिटेड की है या फिर उससे संपत्ति खरीदी है। यानी कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम चढ़वाने के लिए म्यूटेशन करवाया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि म्यूटेशन कहां से होता है। देखिए, हमारी रिवेन्यू अथॉरिटीज होती हैं, जैसे कि तहसीलदार, एसडीओ, डीएम, इनके थ्रू म्यूटेशन में अपना नाम चढ़वाया जाता है। तो यह आज के समय में संपत्ति का मालिकाना हक पाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है, जहां पर आपको अपना नाम चढ़वाना अनिवार्य है। अब दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से विल वसीयत भी एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान एक ऐसा दस्तावेज तैयार करता है जिसके अंदर वह अपनी संपत्ति का विभाजन अपने देहांत होने के बाद जैसे भी करना चाहे उस दस्तावेज के अंदर किया जाता है। जो वसीयत को तैयार करने वाला व्यक्ति होता है उसको टेस्टेटर यानी कि वसीयतकर्ता कहते हैं। उसके अंदर एक से ज्यादा बेनिफिशियरी होते हैं, यानी कि जिनको वसीयत के माध्यम से संपत्ति मिल रही है, और एटलीस्ट 2 अटेस्टिंग विटनेस होना अनिवार्य है, यानी कि 2 गवाहें वहां पर होना बेहद ज्यादा अनिवार्य है। एक वसीयत को रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं है, अगर उसे केवल नोटराइज भी कराया है या फिर केवल 2 विटनेस के साइन भी करवाए हैं, तब भी उसको लीगली रूप से एक्सेप्ट माना जाता है। यह रूल आता है दोस्तों हमारा विल वसीयत का। अब आज की वीडियो में मैं अब आपको क्लियर करने वाला हूं कि अगर एक व्यक्ति तहसीलदार कोर्ट के थ्रू यानी कि रिवेन्यू कोर्ट के थ्रू अपनी विल वसीयत लगाकर म्यूटेशन में अपना नाम चढ़वाना चाहता है, तो यह चीज एक्सेप्टेड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तहसीलदार जो है वो रिवेन्यू अथॉरिटी में काउंट होता है, और विल की जेन्युइननेस, विल के तहत मालिक बना जाएगा या नहीं जाएगा, यह चीज सिविल कोर्ट की अथॉरिटी के अंदर काउंट होती है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही चीज अब आपको डीपली समझाने वाला हूं। वीडियो के आगे आपको केस टाइटल, केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड और आखिरकार जजमेंट के अंदर क्या कहा गया, यह सारी चीज यहां पर क्लियर होगी दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हमारा गीताराम पालीवाल एंड अदर वर्सेस सीताराम एंड अदर। इसका रिट पिटिशन नंबर है
2578 ऑफ 2022 और ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को 15 मार्च साल 2023 को पास किया है। बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है दोस्तों। इसी के अंदर वो सभी पॉइंट्स क्लियर किए गए थे जो आज की हम वीडियो में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड आपको क्लियर कर दूं, इसके बाद आपको जजमेंट क्लियर की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट सिनेरियो में नायब तहसीलदार के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है जिसके अंदर म्यूटेशन के अंदर नाम अपडेट करने की बात कही गई है। यहां पर रिस्पोंडेंट का कहना है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो में प्रॉपर्टी का ओनर है उसका देहांत हो चुका है और वह मेरे पक्ष में एक विल वसीयत तैयार करके गया है। मुझे विल वसीयत के आधार पर संपत्ति का मालिक मानते हुए मेरे फेवर में संपत्ति का म्यूटेशन होना चाहिए। यह नायब तहसीलदार के सामने एप्लीकेशन फाइल की गई है दोस्तों। इस एप्लीकेशन को फाइल करने के दौरान कुछ पॉइंट्स और रखे गए, जैसे कि जिस व्यक्ति का देहांत हो गया, जो संपत्ति का असल मालिक था, उसकी यहां पर रिस्पोंडेंट ने इतनी सेवा की है उसके बुढ़ापे में कि वहां पर इस चीज से खुश होकर उसके पक्ष में वसीयत तैयार की गई है। वो रिस्पोंडेंट ही उसी व्यक्ति के साथ रहता था जो संपत्ति का मालिक है और आखिरी समय में उसकी बहुत ज्यादा सेवा की गई है। इस वजह से उसके पक्ष में विल को तैयार करके अपनी संपत्ति का मालिकाना दिया गया है। जबकि दोस्तों यहां पर एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर था, उसने अपनी एक रिपोर्ट इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोर्ट में दाखिल की। रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जो डिकीज्ड है, जिसका देहांत हो चुका है, उसके साथ असलियत में उसके बच्चे और पत्नी रहती थी। तो यहां पर प्रॉपर प्रोसीडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, उसके बाद कोई आगे स्टेप लेना चाहिए। किंतु नायब तहसीलदार ने इस चीज को इग्नोर करते हुए आगे जिसने एप्लीकेशन फाइल की है उसके पक्ष में म्यूटेशन करने की बात कही। अब दोस्तों इस चीज से परेशान होकर जो डिकीज यानी कि जो संपत्ति का असल मालिक है, उसके बच्चों ने और उसकी पत्नी ने एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर के सामने अपील दाखिल की। एसडीओ के सामने जब रिपोर्ट दाखिल की गई तो वहां पर एसडीओ की तरफ से डिले होने की वजह से, यानी कि जो अपील डाली गई है वो डिले करने के बाद काफी समय बाद डाली गई है, इस वजह से एसडीओ ने उसको डिसमिस कर दिया। ठीक इसी प्रकार से आगे अपील में जाते हुए जब डीएम के सामने ये अपील डाली गई तो वहां से भी इस चीज को डिसमिस कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, यहां से परेशान होते हुए उस डिकीज के जो बच्चे और पत्नी है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाने के बाद जो पिटिशनर के काउंसिल है, उनके एडवोकेट है, उनका कहना है कि प्रेजेंट सिनेरियो में तहसीलदार ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर की रिपोर्ट को भी इग्नोर किया। उसने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि जो डिकीज पर्सन है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका देहांत हो चुका है, उसने आखिरी समय कहां पर सांस ली, किसके साथ रहा, उनको बुलाकर एग्जामिन किया जाए। इसके बावजूद नायब तहसीलदार ने म्यूटेशन के अंदर विल के बिहाफ से नाम चढ़वा दिया, जबकि विल की ऑथेंटिसिटी कौन चेक कर सकता है? सिविल कोर्ट चेक कर सकता है। रेवेन्यू कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि विल की जेन्युइननेस को वो चेक कर सके। ऐसा पिटिशनर के काउंसिल ने ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने अपने पॉइंट्स रखे दोस्तों। जबकि इसके रिस्पॉन्स में जो रिस्पोंडेंट है, जिसके पक्ष में विल बनाई गई है, उसका कहना है कि ये विल जेन्युइन है, यहां से डिसमिस होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इस पर तहसीलदार फैसला दे चुका है। ये चीज को देखते हुए वहां पर रिस्पोंडेंट ने अपने पॉइंट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखे। अब दोस्तों यहां पर दो बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है। डिस्प्ले पर दोनों जजमेंट में एक एक करके क्लियर कर दूं ताकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिए पहली जो जजमेंट थी वो थी राम गोपाल कन्हैया लाल एंड डिविजनल बेंच इन हरि प्रसाद बैरागी। यहां पर यही कहा गया था, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज द प्रोविंस ऑफ सिविल कोर्ट, यानी कि मालिकाना हक तय करना सिविल कोर्ट का अधिकार है, अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्ट्ररी, जब तक कोई विपरीत प्रोविजन ऐसा ना बनाया गया हो। एक्सकल्शन ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट कैन नॉट बी एज्यूम और इंप्लाइड, और ऐसी सिनेरियो में अगर सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन को वहां पर एक्सकल्शन किया जाए, उसको निगरानी में ही ना लिया जाए, ये चीज एप्लीकेबल नहीं मानी जाती। Scheme of court constantly preserve the jurisdiction of civil court to decide question of title and jurisdiction is not excluded, यानी कि सरल भाषा में समझे तो मालिकाना हक तय करना सिविल कोर्ट का काम है और इस चीज की पावर सिविल कोर्ट से नहीं छीनी जा सकती। इसी प्रकार से एक और दूसरी जजमेंट का रेफरेंस दिया, वो भी आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हरि प्रसाद बैरागी मुरारी एंड अनदर। यहां पर यही था, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर रेवेन्यू कोर्ट की जो म्यूटेशन प्रोसीडिंग होती है बिल के हिसाब से, वसीयत के हिसाब से, उसके बारे में बात की गई है।
देखिए यहां पर जो डिविजनल बेंच थी कोर्ट की, उसने यही कहा था कि एमपी रेवेन्यू कोड के अंदर जो तहसीलदार है वो खुद के एविडेंस को रिकॉर्ड करने की पावर नहीं कर सकता, और टाइटल के बिहाफ से किसी का मालिकाना हक तय करने की भी पावर तहसीलदार को नहीं है। इट इज द डोमेन ऑफ सिविल कोर्ट ओनली, और ऐसी कंडीशन में सिविल कोर्ट के पास ही अधिकार है कि वो विल वसीयत के आधार पर किसी का मालिकाना हक तय कर सकती है। यह चीज भी रेलिवेंट जजमेंट में साफ तरीके से निर्धारित की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर यही सारे सिनेरियो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है। इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो तहसीलदार ने ऑर्डर पास किया था उसको साइड रखते हुए, साइड रखने का मतलब उसको कैंसिल कर दिया, और नायब तहसीलदार के ऊपर जांच के आदेश दिया, क्योंकि यहां पर यह चीज पाई जा रही है कि नायब तहसीलदार ने ऐसा क्यों किया। क्या इसके पीछे उसका कोई मेलाफाइड बैड इंटेंशन था, कोई और लालच था? इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जांच के भी आदेश दे दिए। अब दोस्तों आज की जजमेंट से आपको यह चीज साफ तरीके से निर्धारित होनी चाहिए कि रेवेन्यू अथॉरिटी के पास म्यूटेशन करने की तो ताकत है, किंतु विल को पहले प्रोबेट कराना जरूरी है, विल को पहले पावर में लाना जरूरी है, और वो अथॉरिटी यहां पर रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास नहीं है, वो केवल और केवल सिविल कोर्ट के पास होती है। रेलिवेंट जजमेंट, इस जजमेंट के अंदर दिए गए दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस आपको यह चीज साफ तरीके से निर्धारित करता है, क्योंकि यहां भी तहसीलदार के उस ऑर्डर को असाइड कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।